हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपने पिछले लेक्चर में हम हमने इलास्टिसिटी चैप्टर शुरू किया था और इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि इलास्टिसिटी का ओरिजिन क्या है। वहां हमने पोटेंशियल एनर्जी और दूरी का ग्राफ देखा था। हमने रिस्टोरिंग फोर्स और दूरी का ग्राफ देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है और उसके टाइप्स हमने देखे। फिर हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स हमने देखे। और फिर हमने हुक्स लॉ देखा, जो कि बताता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मॉडुलस का प्लूरल है मॉड्यूलाई, मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन हमने देखे और उनके ही रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड पे लिखी नहीं है, पर मैं बोलूंगा तो आपको वो नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, वीडियो उसी वक्त पॉज करें और उन बातों को नोट डाउन करें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं इस लेक्चर के दौरान। तो जैसे मैंने बताया, जो पहला मॉडुलस है उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरा जो है उसको shear मॉडुलस या नहीं तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। और जो तीसरा मॉडुलस है इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। shear मॉडुलस क्या है? shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, और जो स्ट्रेस होता है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, तो किसी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि यंग्स मॉडुलस हमको क्या देता है? यंग्स मॉडुलस हमको देता है रेजिस्टेंस to change in length, resistance of any material to change in length। shear मॉडुलस हमको क्या देता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप। और बल्क मॉडुलस हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से लिख सकते हैं FL अपॉन A डेल्टा L। अगर हम shear मॉडुलस की बात करें तो shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो डेल्टा एक्स बाई एक्स है इसी को हम थीटा भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम थीटा लिख सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम डेल्टा पी लिखते हैं और ये डेल्टा वी बाई वी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है। माइनस साइन क्या दर्शा रहा होता है? ये माइनस साइन बताता है कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर हमेशा वॉल्यूम को ना डिक्रीज करता है। प्रेशर हमेशा वॉल्यूम को घटाने की कोशिश करता है, कंप्रेस करता है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसीलिए इसके बढ़ने से ये घटता है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। इस माइनस साइन को ध्यान में हमें रखना है। ठीक है। इसी फॉर्मूला को अगर अगर हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो डेल्टा पी है इसकी जगह पर डीपी आ जाएगा इंटू वी, और नीचे में क्या आ जाएगा? डीवी आ जाएगा। ठीक है। तो जहां डेल्टा है स्मॉल चेंज के लिए, अगर प्रेशर में स्मॉल चेंज आए तो वॉल्यूम में भी स्मॉल चेंज आएगा, और उस तरह से हम उसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जो है हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो यंग्स मॉडुलस है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। shear मॉडुलस इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि क्योंकि सिर्फ सॉलिड्स ही हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन लेंथ को, और सिर्फ सॉलिड्स ही हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन शेप को। लिक्विड्स और गैसेस ना ही चेंज इन लेंथ को रेजिस्ट करते हैं, ना ही चेंज इन शेप को रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए लिक्विड्स और गैसेस का यंग्स मॉडुलस और shear मॉडुलस 0 होता है। ठीक है। जो मैंने यहां लिख के दिखाया है, फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस यंग्स मॉडुलस भी 0 होता है, shear मॉडुलस भी 0 होता है, क्योंकि उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है ना। तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, F0 तो ये 0, F0 तो ये 0, क्योंकि कोई वापस आने का उनकी कोई टेंडेंसी ही नहीं है। अगर पानी का मैंने शेप चेंज किया तो वापस आने की कोई टेंडेंसी है क्या? तो बोलेगा कि नहीं, मैं वापस वैसे आना चाहता हूँ। नेवर नेवर डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस यंग्स मॉडुलस एंड shear मॉडुलस बोथ आर 0, है ना। तो
अब बची बात बल्क मॉडुलस की। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के पास ये बल्क मॉडुलस होता है। यानी अगर सिर्फ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स के पास यंग्स मॉडुलस भी होता है, सॉलिड्स के पास शेयर मॉडुलस भी होता है, और सॉलिड के पास बल्क मॉडुलस भी होता है। यानी सॉलिड्स के पास तीनों मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि है बल्क मॉडुलस। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड मतलब उसका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडीज, यंग्स मॉडुलस हो या शेयर मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस हो, वो सभी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे? फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर बॉडी परफेक्टली रिजिड है तो उसके लंबाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, डेल्टा एल जीरो होगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स यू इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स यू इंफिनिटी। परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो डेल्टा एक्स जीरो होगा, यानी उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एक्स जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स यू इंफिनिटी। और अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसका डेल्टा वी जीरो होगा, कोई वॉल्यूम में भी बदलाव नहीं आएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अगेन गिव्स यू इंफिनिटी। तो अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है यानी परफेक्टली रिजिड सॉलिड है, सॉलिड ही परफेक्टली रिजिड हो सकते हैं। तो परफेक्टली रिजिड अगर सॉलिड है तो उसका तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप एंड चेंज इन वॉल्यूम। और यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि अगर कोई इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड हम लेते हैं, कोई ऐसा लिक्विड जो कि इनकॉम्प्रेसिबल हो, जनरली क्या होता है लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, जैसे कि सोडा में या अपना कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में हम लिक्विड के अंदर गैस को डाल के उसको कंप्रेस कर देते हैं ना, तो जब कंप्रेशन प्रेशर हटता है तो वो चीजें बाहर आती है ना। तो लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो दे आर कंप्रेसिबल। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लिक्विड हो, आइडियल लिक्विड, जो कि बिल्कुल भी कंप्रेसिबल ना हो, इनकंप्रेसिबल हो, तो उस केस में उसका बल्क मॉडुलस, यंग्स और शेयर मॉडुलस उसके पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास कौन सा मॉडुलस होगा? बल्क मॉडुलस। तो इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप लिख लें, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज इंफिनिटी। फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। अभी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। अगर इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन होगा, उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बहुत क्रिटिकल बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तुम ले लो, तीनों में से, दे ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। यानी वो यंग्स मॉडुलस हो, शेयर मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस हो, ये सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक गिवन मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू फिक्स एंड फिक्स, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक वैसा ही जैसा किसी गिवन मटेरियल की डेंसिटी फिक्स होती है, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब फिक्स है ना। तो जैसे किसी मटेरियल की डेंसिटी फिक्स होती है, जैसे किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, उसी तरह से किसी भी एक गिवन मटेरियल के लिए ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी फिक्स होती है। यानी ये जो मॉडुलाई है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करते। ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली ये रेशियो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ये बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो वो घट जाएगा, ये जितने से घटेगा उसी हिसाब से घट जाएगा, सच दैट ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। यानी एक गिवन मटेरियल के लिए वो रेशियो फिक्स होता है ना। यस। तो अगर कोई रॉड है उसको काट के मैंने आधा कर दिया, फिर भी उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बदलेगी नहीं, वही रहेगी जो पहले थी, एंड सो ऑन। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस सभी जो है आर प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। ब्रेकिंग स्ट्रेस भी मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब, देखो जब भी हम जनरली किसी वायर की अगर हम बात करें तो वायर को जब हम खींचते हैं तो खींचते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो ब्रेक होने के वर्ज पे आ जाता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, और ब्रेकिंग स्ट्रेस भी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वायर कितना मोटा है या कितना पतला है।
वायर कितना लंबा है या कितना छोटा है, यानी वायर के लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करता, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो याद रखना कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। तो अभी जैसा कोई भी स्ट्रेस की हम बात करते हैं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया क्या है, अगर वायर की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, इसका एक नाम और। तो ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया है। अब ये कांस्टेंट है, अभी ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये रेशियो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं एक उधर भेज दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो याद रखो ब्रेकिंग फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, और इसको कभी कभी रेशियो निकालते समय ऐसा भी यूज करते हैं, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, ऐसा लिखो, या नहीं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। F1 अपॉन F2, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और डियर स्टूडेंट्स यहीं पर से हम लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एरिया के अंदर कौन छुपा हुआ है, पाई आर स्क्वायर छुपा हुआ है वायर के लिए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो या बात समझ में आई कि ब्रेकिंग फोर्स तो एरिया पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। पर ब्रेकिंग फोर्स जो है वो एरिया पे, एरिया यानी कि रेडियस पे डिपेंड करेगा। पर यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है जो आप लिख सकते हैं अभी, कि ब्रेकिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। वायर के लेंथ से वो इंडिपेंडेंट है, ब्रेकिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। ब्रेकिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ एरिया यानी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेकिंग फोर्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेकिंग फोर्स का वायर के लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। यानी डियर स्टूडेंट्स अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स कि ये कोई वायर है, ठीक है, और अभी इसकी लंबाई इतनी थी, और इसका जो ब्रेकिंग फोर्स था वो सपोज 200 न्यूटन था, 200 न्यूटन पे ये ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने इस वायर को कट कर दिया, ठीक है, वायर को कट कर दिया है, अभी छोटा सा टुकड़ा लिया उस वायर का। अब इसका ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, इसका ब्रेकिंग फोर्स भी उतना ही होगा, यानी 200 न्यूटन ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने रेडियस में यानी एरिया में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ लेंथ कम की है। लेंथ चेंज करने से ब्रेकिंग फोर्स चेंज नहीं होता, ब्रेकिंग फोर्स वही रहेगा जो पहले था। हाँ, अगर मैं इसको पतला करके पतला वायर ले लेता और एक मोटा वायर ले लेता, भले मटेरियल सेम हो लेकिन पतला और मोटा ले लेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स बदल जाएगा, जो मोटा होगा उसका ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा होगा, जो पतला वायर होगा उसका ब्रेकिंग फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता हूं कि ब्रेकिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन एक साइंटिस्ट का नाम था और उनके ही नाम पे ये जो है वो ये रेशियो है। पॉइजन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, आप सबको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं तो वायर इनिशियली मोटा था, जब खींचोगे तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो इसके रेडियस में या डायमीटर में कुछ डिक्रीज आता है, लेंथ बढ़ता है पर रेडियस घट जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ माइनस साइन आता है कि इसके बढ़ने से, लेंथ के बढ़ने से रेडियस घट जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन दिया गया है। आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है माइनस साइन के साथ। इसको रेडियस के टर्म्स में लिखो या डायमीटर के टर्म्स में लिखो, बात एक ही है, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पॉइजन रेशियो के यूनिट की अगर हम बात करें तो इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, तो अल्टीमेटली इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखें कि पॉइजन रेशियो कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ 3 है ना। पॉइजन रेशियो स्ट्रेन और स्ट्रेन का रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो नहीं है, तो इट इज नॉट अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, पॉइजन रेशियो इट इज जस्ट अ रेशियो। या अब अगर हम पॉइजन रेशियो की फर्दर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, पॉइजन रेशियो इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। ठीक वैसे ही जैसे
ये हमारे मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी जो थे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी थे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस भी मटेरियल की प्रॉपर्टी था, ठीक वैसे ही पॉइजन्स रेशियो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यानी किसी भी एक गिवन मटेरियल के लिए उसकी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू फिक्स होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल भी देखे कि कॉर्क के लिए पॉइजन्स रेशियो 0 है। ये लिस्ट जो है आपको अपने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। मेटल्स के लिए जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.2 से 0.4 के बीच में लाई करती है, और रबर के लिए जो पॉइजन्स रेशियो हो 0.5 होता है। तो किसी भी गिवन मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू फिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रैक्टिकल वैल्यू इज फ्रॉम 0 टू +0.5। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है पॉइजन्स रेशियो की, उसका रेंज है यहां से वहां तक, और थ्योरेटिकल वैल्यू है -1 से +0.5 तक। ठीक है, तो इस रेंज को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बहुत ही एक क्रिटिकल बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत क्रिटिकल बात। इस बात को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। याद रखो डियर स्टूडेंट्स के जब भी किसी मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ बढ़ने से उसका रेडियस घट जा रहा है ना। फिर से मैं बोलता हूं, मैं इंग्लिश में बोलता हूं। इफ द पॉइजन्स रेशियो of a material is positive, this means that with the increase of length of the material its radius is decreasing, है ना। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो पॉइजन्स रेशियो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल का बिहेवियर नॉर्मल है। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? अब भैया किसी की भी वायर की जब लेंथ को तुम लंबा करोगे तो रेडियस घटेगा ना। च्युइंगम खाया ना, खींचते हैं तो पतला हो जाता है ना बाबा, लेंथ बढ़ने से रेडियस घट जाता है। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। पॉइजन्स रेशियो अगर पॉजिटिव है, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला से बताता हूँ कि अगर मान लो हम खींच के लेंथ को बढ़ा रहे हैं किसी मटेरियल की, तो लेंथ बढ़ रहा है मतलब ये वाला रेशियो क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा एल पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर लेंथ बढ़ रहा है तो डेल्टा एल पॉजिटिव है, और लेंथ बढ़ने से अगर रेडियस घट रहा है तो डेल्टा आर क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ जी, अगर कोई क्वांटिटी घटती है तो उसका डेल्टा नेगेटिव होता है, कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो उसका डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो लेंथ बढ़ रही है इसलिए डेल्टा एल का साइन पॉजिटिव, और रेडियस घट रहा है तो डेल्टा आर का साइन नेगेटिव। अब देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव आ गया। तो पता ये चला कि पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव किसके लिए? इसके लिए, एक ऐसे केस के लिए जहां लेंथ के बढ़ने से रेडियस घटता है, वहां पे पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस मटेरियल की लेंथ बढ़ने से रेडियस भी बढ़ जा रहा है। अब ये तो बहुत अजीब लग रहा है सुन के। हाँ, नेचुरली कोई मटेरियल ऐसा बिहेव नहीं करता, लेकिन कुछ सिंथेटिक मटेरियल साइंटिस्ट ने बना लिए हैं जिनकी तुम अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो उनका रेडियस भी बढ़ जाता है। या वेरी वियर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए बोला गया कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉइजन्स रेशियो की प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि लगभग हर मटेरियल लेंथ बड़ा करने से उसका रेडियस कम ही होता है। लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू में नेगेटिव भी जा सकता है। थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरेटिकली जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है। अगर सिंथेटिकली कोई मटेरियल बनाया जाए तो शायद उसकी वैल्यू नेगेटिव चली जाए। तो इसलिए थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से +0.5 तक लिया गया है। और अब एक आखिरी बात, और वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ, then its Poisson's ratio is +0.5। अगर किसी वायर के लेंथ के बढ़ने से उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका पॉइजन्स रेशियो क्या है? +0.5 है। इस बात को आपको बाय हार्ट करना है डियर। इसका प्रूफ भी है, पर मैं भी प्रूफ में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। आपको सिर्फ इस बात को याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट दे सकता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि अगर कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर को खींच के मैं लंबा कर रहा हूं सच दैट इसका रेडियस घट जा रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, रेडियस घट जा रहा है। तो अगर किसी वायर के लेंथ के बढ़ने से उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, वॉल्यूम में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लेंथ के बढ़ने से जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेडियस से घटने से उतना ही वॉल्यूम कम हो गया। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम जितने से बढ़ा था उतने से घट गया, तो वॉल्यूम में ओवरऑल कोई बदलाव नहीं आया। तो उस केस में जो उस मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो होता है वो क्या होता है? 0.5 होता है। ठीक है, डायरेक्ट ये बात देखनी है आपको, टिक कर देना है +0.5। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बातें जो बोर्ड पे लिखी हैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो आप इसको कॉपी डाउन कर लेंगे, फिर हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।